नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत देहरादून से आ रही एक बड़ी अपडेट के साथ। मुस्लिम संगठन महापंचायत स्थगित नहीं करेंगे। बड़ी अपडेट, डीजीपी ने वार्ता के लिए बुलाया लेकिन मुस्लिम संगठन नहीं माने। 18 जून को देहरादून में मुस्लिम संगठन महापंचायत करेंगे। उनका दावा है कि अन्य राज्यों से भी इसमें लोग शामिल होंगे और तब जबकि इसकी अनुमति नहीं मिली है, वो कह रहे हैं कि वो अपनी महापंचायत स्थगित नहीं करेंगे। रवि केंतुरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, उसके बाद भी इस महापंचायत को करने का दावा है मुस्लिम संगठनों का, ये तो गैर कानूनी होगा। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए, और यही वजह थी कि डीजीपी अशोक कुमार ने उनको वार्ता के लिए भी बुलाया और संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी वार्ता करने पहुंचे थे। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही पुरोला में स्थगित कर दी गई हो महापंचायत, लेकिन देहरादून में करके रहेंगे। उन्होंने साथ ही ये भी दावा किया कि बड़ी संख्या में लोग इसमें जुटेंगे। अन्य राज्यों से भी तमाम जो उनके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी इसमें शामिल होने का आह्वान किया है। ऐसे में हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि लगातार कोशिश की जा रही है कि इस महापंचायत को न कराया जाए, और ये भी है कि 17 तारीख के बाद देहरादून में भी धारा 144 लागू कर दी जाएगी ताकि किसी भी तरीके की महापंचायत यहाँ पर ना हो। लेकिन फिलहाल संगठनों ने जो जिस तरीके का आह्वान 18 जून के लिए किया था, वो अपनी बात पर अडिग है। उन्होंने ये भी कहा कि वो महापंचायत करके रहेंगे चाहे जेल जाना पड़े। लेकिन उधर पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो आह्वान है वो देहरादून के पुराने बस अड्डे पर किया है, जो शहर के बिल्कुल बीच में है। तो ऐसे में तमाम जो कानून व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ सकती है। तो पुलिस की कोशिश रहेगी कि इस महापंचायत को ना कराए। लेकिन जिस तरीके से संगठन अपनी बात पर अड़े हुए हैं, उनको अभी मनाना होगा और धारा 144 जो है 17 तारीख के बाद देहरादून में भी लागू कर दी जाएगी। ये भी इनका दावा है कि बाहर के राज्यों से, दूसरे राज्यों से भी लोग इस महापंचायत के लिए पहुंचने वाले वहां। जी बिल्कुल, ये दावा करते हुए मुस्लिम संगठन से जुड़े पदाधिकारी नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तमाम जो अन्य जो प्रदेश है, वहां पर भी जो तमाम जो संगठन है, जो मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कहा है कि वो इस महापंचायत में शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश में भी हर एक जिले में मुस्लिम संगठनों की पिछले कई दिनों से कई बैठकें चल रही हैं और उन बैठकों में भी ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महापंचायत में शामिल हो सके। ये माना जा रहा था कि पुरोला में जिस तरीके से महापंचायत को स्थगित किया तो मुस्लिम समुदाय भी पीछे हट जाएगा, लेकिन फिलहाल वो अभी अपनी बात पर अडिग है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 18 तारीख को महापंचायत देहरादून में करके रहेंगे। शुक्रिया आपका रवि। ये जो कहा जा रहा है मुस्लिम संगठनों की ओर से, ये प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। चलिए आगे बढ़ेंगे। वाराणसी से खबर है, पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी इस स्टेडियम के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। अगले सप्ताह तक स्टेडियम के निर्माण के लिए कंपनी का भी चयन होगा। राजा तालाब तहसील के गंजारी में बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। 400 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम 2024 तक बनकर तैयार होगा और प्रधानमंत्री मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। स्टेडियम की क्षमता होगी दर्शकों के बैठने की 30,000 और लक्ष्य है इसका कि 2024 तक इसको बनाकर तैयार किया जाए और इस तरीके से पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के बनने का रास्ता साफ हो गया है। नवीन पांडे हमारे वाराणसी संवाददाता फोन लाइन पर हैं। नवीन, ये जो क्लियर हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम वाराणसी में, इसके बाबत और क्या जानकारी मिल रही है आपको? राजेंद्र जी, बता दें कि पूर्वांचल का एक पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है, जो वाराणसी के राजा तालाब तहसील के गजनवी गांव में बनाया जा रहा है, जिसकी जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे। जो अड़चन थे जमीन के को लेकर, वो जमीन की अड़चन दूर हो गई है। ग्रामीणों से बात करके, किसानों से बात करके उस जमीन को एक्वायर सरकार द्वारा कर लिया गया है और जल्द ही आप इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम लगाया जाएगा और सरकार के द्वारा इस काम को जल्दी से पूरा कराने की योजना है। 400 करोड़ रुपए की लागत की अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है। 30,000 क्षमता वाला स्टेडियम है और 2024 तक इसको बना के तैयार करना है। लिहाजा काम काफी तेज होगा, क्योंकि जो अड़चन आ रही थी, ग्रामीणों की आ रही थी, जमीन एक्वायर करने की आ रही थी, वो अड़चन दूर हो गई है। अब जल्द ही शासन इस पर टेंडर पास करेगा और टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही काम इस स्टेडियम का बनाने का लग जाएगा। तो जल्द ही सौगात मिलने जा रही है बनारस सहित पूरे पूर्वांचल को, ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने नवीन, बहुत शुक्रिया आपका। इधर कानपुर में गर्मी का सितम ऐसा है जैसे मानो आसमान से आग बरस रही हो। कानपुर में पिछले 23 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बुधवार रात को जिले का तापमान 35 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि दिन में 43.8 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। विशेषज्ञों की माने तो 14 जून का दिन पिछले 11 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा। मौसम के इस टॉर्चर से फिलहाल अगले 48 घंटे तक किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलने वाली।
अगले 3 दिनों तक ऐसा ही तापमान रहेगा, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। मौसम वैज्ञानिक चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस एन सुनील पांडे जी। उनसे बात कर लेते हैं। मौसम का ये जो टॉर्चर है, इससे पहले कब देखा गया? रातें भी अब गर्म हो रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि इस समय मॉइस्चर थ्रो लगातार अरब सागर से आ रहा है और पेपर जो है की वजह से भी मॉइस्चर वैसे भी आता है, लेकिन इस समय इस मॉइस्चर फीट के कारण रात में क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है, हाई क्लाउड बन जाते हैं। जब हाई क्लाउड बन जाते हैं तो शाम को जो पृथ्वी अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करती है वो उन हाई क्लाउड और पृथ्वी के बीच में सेव हो जाती है, जिससे उमस भरी गर्मी और बेचैनी वाली गर्मी हो जाती है। और इसमें जो बेट बल्ब टेम्परेचर होता है वो भी 35-36 के ऊपर हो जाता है, जिससे जो मानव का पसीना होता है वो निकलता नहीं है और सोखता नहीं है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी बात है वो जो बेट बल्ब टेम्परेचर है, उसमें होता क्या है कि तापमान तो कम होते हैं, 38 या 39 रहते हैं, लेकिन जो हमको फीलिंग होती है, फीलिंग रहती है 44 और 45 वाली। घर से निकलना बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, और बच्चे और बुजुर्ग और जो बीमार व्यक्ति हैं उनको तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर बहुत ज़रूरत हो जो लोग भी निकलें तो अंगोछा बांध के, टोपी लगा के या फिर छाता लेके और पानी पीकर और पानी लेकर निकलें। डिहाइड्रेशन भी होने की संभावना पूरी रहती है, उससे बचाव करें। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी जनता। अगली अपडेट दिल्ली से है। वहां के मुखर्जी नगर में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। मुखर्जी नगर स्थित कोचिंग सेंटर में ये आग लगी हुई है और रस्सी के सहारे सभी छात्रों को वहां से बाहर निकाला गया है। दमकल की 7 गाड़ियां इस आग को बुझाने में जुटी हुई है। 1 घंटे से ज्यादा समय से आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। तस्वीरें देखिए। मुखर्जी नगर का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। घायल ऊपर से कूदे हैं, मतलब ठीक है, ज्यादा विकास का रास्ता है और हजारों की संख्या में ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी। हजारों नहीं, यही बगल में गांधी मेरा जब आग लगी थी। देखिए आप, वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कैसे वहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है, कैसे इन छात्रों को बाहर निकाला गया है। तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें अपने आप में पूरा बयान है। कैसे रस्सी के जरिए इन छात्रों को जो कि ऊपरी मंजिलों पर थे वहाँ से नीचे उतारा जा रहा है। आग भयावह थी और इसलिए यही रास्ता जान पड़ा इन छात्रों को रेस्क्यू करने का। रस्सी के सहारे इन्हें नीचे उतारा गया। 7 गाड़ियां दमकल की, फायर ब्रिगेड की इस आग को बुझाने में जुटी हैं। ये बहुत घना बसा इलाका मुखर्जी नगर का, उत्तरी दिल्ली का, और यहाँ पे बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान चलते हैं, खासकर सिविल सर्विसेज के लिए। सिविल सर्विसेज के बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं वो बड़ी संख्या में इन संस्थानों में अध्ययन करते हैं। इस समय प्रेजेंस है, नहीं तो कोई प्रेजेंस नहीं है। एमसीडी और बाकी एजेंसी जितनी भी हैं यहाँ पर, दे आर सो रूथलेस एंड केयरलेस अबाउट दीज थिंग्स। आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि अब इनको आँख खोलनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए इन लोगों के अगेंस्ट जो ये लोग डेथ कर रहे हैं। गुस्से में हैं लोग वहाँ पर, और बताया जा रहा है, आपने देखा कि जो एजेंसीज हैं ये अंदर जाने के बाद पता लगेगा। ये इतनी बड़ी घटना हुई है, इसके जिम्मेदार कौन है? इतना बड़ा हब है मुखर्जी नगर, यहाँ लोगों को रुक जाइए, यहाँ लोगों को पता होना चाहिए कि एम्बुलेंस होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड होना चाहिए। लोगों को पता नहीं, प्रशासन को नहीं पता है। लोग राजनीति कर रहे हैं, अब क्या बच्चों के ऊपर भी राजनीति की जाएगी? अब ये घटना आम घटना यहाँ रोज होती रहती है, बस आज इतनी बड़ी घटना हुई कि मीडिया तक आ गई, बड़ी घटना हो गई। नहीं, यहाँ एकदम जर्जर है। बच्चों को पूछिए आप, जो लोग यहाँ पर प्रत्यक्ष थे, लोग छज्जा पकड़कर, बालकनी पकड़कर कूद रहे थे और साथ साथ ईंटा बालकनी छज्जा निकल आ रहा था। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप देख पा रहे होंगे बैनर लोहे का लगा है। जब एमसीडी का कहना है कि बैनर नहीं लगेगा, लोहे के एंगल नहीं लगेंगे, वो बच्चे निकल ही नहीं पाए लोहे एंगल के कारण। और हमें लगता है कम से कम 300 लोग प्रत्यक्ष कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं और कम से कम 100 लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और अभी भी हमें लगता है 10 लोग झुलस गए हैं, अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर हमारे लोगों के सामने खाली होना चाहिए, ताकि बच्चों को ये पता चले, वास्तविकता पता चले, गार्जियन को पता चले और ये मैटर नेशनल लेवल पर आए। सर, जहाँ तक अप्रोक्सीमेट वहाँ पे 20 बच्चे अभी अंदर होंगे जिनका कुछ ऐसा घटना हुआ जो लोग दिखा नहीं पा रहे हैं लोग, और जो हम लोग के सामने ऐसे कम से कम 150-200 बच्चे कूद गए सर से नीचे, जो हॉस्पिटल में भी भर्ती किए गए उनको। अभी सीरियस केस क्या है अंदर, वो जाने के बाद पता रहेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। आज दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में डिजिटल सबूत और पेन ड्राइव भी मौजूद है। 22 जून को दोपहर 2 बजे इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
आपको बताएं कि बालिग पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण सहित कई आरोप लगाए थे। इसके अनुसार चार्जशीट में धारा 354, 354A, 354D और 506 पार्ट 1 की चर्चा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विनोद तोमर के खिलाफ भी धारा 109, 354, 354A, 506 के तहत चार्जशीट दाखिल की है। राउस एवेन्यू कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। इसी मामले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। पॉक्सो केस के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। अब 4 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। नाबालिग ने आरोपों को वापस ले लिया था। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से हमने आपको दी थी और सूत्रों के मुताबिक नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने पहले बयान में यौन शोषण की बात कही थी। दूसरे बयान में नाबालिग ने यौन शोषण का आरोप वापस लेते हुए कहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं डिप्रेशन में थी, इसीलिए गुस्से में यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था। मैं अगर आप सबके लिए एक छोटी सी बात बताऊं, 2 FIRs were registered. In 1 FIR, we have filed the cancellation report before the Patiala House Court that had been ordered to be placed before the special judge on 4th of July. Here in this very Raujavanni court, we have filed the charge sheet, and the charge sheet will be now placed before learned CMM Raujavanni for further proceedings. आगे बढ़ते हैं। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में थाना प्रभारी की मौत की खबर है। उन्नाव की गंगा घाट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राघवेंद्र सिंह की मौत की खबर मिल रही है। सीतापुर मार्ग पर बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ। निजी कार को DCM ने सामने से टक्कर मारी थी। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत की खबर मिल रही है। कानपुर नगर के रहने वाले थे इंस्पेक्टर और जा रहे थे नमिशारण्य। भीषण सड़क हादसा, थाना प्रभारी की मौत। राघवेंद्र सिंह नाम, निजी कार को DCM ने टक्कर मारी। भर्ती कराया गया उनको लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सीतापुर मार्ग पर बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में हादसा हुआ। इधर चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर यात्रियों के हंगामे की खबर आ रही है। ट्रेन छूटने पर यात्रियों ने स्टेशन पर हंगामा किया है। टीटी रेस्ट रूम में अनाउंसिंग कर्मचारियों को बंधक बनाया गया। काशी दर्शन के बाद ये श्रद्धालु वापस लौट रहे थे। भीड़ के चलते 22 यात्रियों की ट्रेन भी छूट गई। ये श्रद्धालु आंध्र प्रदेश के बताए जा रहे हैं। आरपीएफ और जीआरपी के जवान मौके पर मौजूद हैं। सभी यात्री काशी दर्शन के बाद लौट रहे थे। 22 यात्रियों की ट्रेन छूट गई। उसके बाद ये सब कुछ हुआ। टीटी रेस्ट रूम में अनाउंसिंग कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। इस घटना से गुस्साए लोगों के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर यात्रियों ने हंगामा किया। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की गर्मी निकालने की। जी हां, यूपी में ट्रांसफार्मर की गर्मी निकाली जा रही है। आप बिल्कुल मत चौंकिए। जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बिजली का वो ट्रांसफार्मर जिसकी वजह से आपके घरों में बिजली आती है, गर्मी से बचने के लिए आप पंखा और एसी चलाते हैं, इसकी मदद से अब वही ट्रांसफार्मर गर्मी में त्राहिमाम कर रहा है। नौबत ये आ गई है कि ट्रांसफार्मर को ही चलने के लिए पंखे की जरूरत पड़ रही है। दरअसल गर्मी अपने शबाब पर है, चरम पर है। बस्ती में तापमान 40 डिग्री तक जा पहुंचा है और ऐसे में इंसान और बेजुबान क्या, बिजली के ट्रांसफार्मर भी पानी मांगते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए आप, बस्ती की हैं। किस तरह से ट्रांसफार्मर को गर्मी के चलते न सिर्फ बंद करना पड़ गया बल्कि उसे पानी से नहलाना भी पड़ा। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। 40 डिग्री तापमान में जब बिजली ट्रांसफार्मर गर्म होकर बंद हो गया तो सूचना पाकर बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर जा पहुंचे। पानी से ट्रांसफार्मर को नहलाया और इतना ही नहीं, बाकायदा एक पंखा लगाकर ट्रांसफार्मर की गर्मी को शांत किया गया। गर्मी बहुत अधिक इस समय चल रही है, पीक पे है, तो हर आदमी परेशान है। इसी तरीके से सारे इक्विपमेंट भी हीटअप हो रहे हैं। बिजली के उपकरण जो है बहुत ज़्यादा गर्म होने उससे पावर हम लोग उल्टा करते हैं, जो कि पब्लिक को दी जा रही है। तो ट्रांसफार्मर पुराने होने की वजह से उसमें कुछ कमी हो, इसकी वजह से उसको पानी से बंद करके पानी से कुछ देर के लिए उसको कूल किया गया और फिर से चालू किया है, जिससे कि लगातार आपको विद्युत दी जाती रहे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में पॉड टैक्सी के संचालन को शासन से हरी झंडी मिल गई है। देश की पहली पॉड टैक्सी ग्रेटर नोएडा में बनने जा रही है और आपको बताएं कि ग्रेटर नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा पॉड टैक्सी का रूट भी बनेगा। ये ट्रैक का 14 किलोमीटर 600 मीटर का होगा। पॉड टैक्सी को शुरू करने में 641 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है और इसके लिए इसी हफ्ते ग्लोबल टेंडर भी जारी होगा। अगर इसके किराए की बात करें तो इसका किराया 10 रुपए प्रति किलोमीटर का होगा, जो 5 साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको बताएं कि 2026 से पॉड टैक्सी की शुरुआत होगी और एक पॉड टैक्सी कोच में 6 यात्री सफर कर सकेंगे। पॉड टैक्सी का रूट जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक का होगा, जो लंदन और अबू धाबी समेत विदेशों में संचालित पॉड टैक्सी के रूट से बड़ा होगा। सबसे लंबी जो कॉरिडोर है लाइन, ये हम इंडिया में जेवर एयरपोर्ट से लेकर फिल्म सिटी से बनाने जा रहे हैं, 14.6 किलोमीटर का। इसका बिड डॉक्यूमेंट पीपीपी बिड एवोल्यूशन कमेटी ने अप्रूव कर दिया है और ये जेवर एयरपोर्ट से एक सीधी लाइन बनेगी जो फिल्म सिटी में तक जाएगी, जहाँ अम्यूजमेंट पार्क होगा और एंटरटेनमेंट की और चीज़ें होंगी। और दूसरा हिस्सा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में होगा 28, 29, 32, 33 में, जिसमें कि सीधे अंतर्राष्ट्रीय बायर्स जा करके अपने प्रोडक्ट को देख सकेंगे, अपनी फैक्ट्री जिस फैक्ट्री में सामान बन रहा है उसकी जांच कर सकेंगे। यमुना प्राधिकरण में बनने वाली पॉड टैक्सी को शासन से मिली मंजूरी। बता दें कि देश की सबसे पहली और बड़ी पॉड टैक्सी यमुना प्राधिकरण बनाने जा रहा है। शासन ने इस पर मोहर लगा दी है। लगभग 14 किलोमीटर की ये पॉड टैक्सी का ट्रैक बनाया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा ये ट्रैक होगा। इसमें फिलहाल 6 लोग बैठकर इसमें सफ़र कर सकते हैं। इसमें लगभग 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसकी लागत 631 करोड़ बताई जा रही है। फिल्म सिटी से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक ये फिलहाल में चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत टॉय सिटी, डेटा पार्क, टॉय सिटी और मेडिकल डिवाइस पार्क से लेकर के तमाम सेक्टरों का आप दीदार कर सकते हैं। गेटोड़ा से रविंदर जैन, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।